आइसो प्लस मर से मिलके बना है आइसोमर। आइसो का मीन होता है सेम और मर का मतलब यूनिट, यानी आइसोमर वो होंगे जिनकी सेम यूनिट मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। आइसोमर कौन से कंपाउंड होंगे? वो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो रहा है वो कंपाउंड आइसोमर होंगे। जनरली बात कर रहा हूं। अब इसकी डेफिनेशन करेक्ट चीज क्या है वो अपन बात करें तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड, टू या मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड, यहां पे बात करें आइसोमेरिज्म, टू और मोर देन टू डिफरेंट कंपाउंड have same molecular formula, they are known as isomer। ठीक है, they are known as isomer। यानी आइसोमर किसे बोलेंगे? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो उन्हें बोलेंगे अपन आइसोमर। अब सर इस आइसोमर की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? जो आइसोमर होते हैं ना उनकी बात करें तो आइसोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो डिफरेंट होगी, एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होनी ही चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए, आइसोमर के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, आइसोमर में अपन ने बोला कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, वो होंगे आइसोमर। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो भाई इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो इसके एटम्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो एटम्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे? जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला ग्लूकोज के लिए लिखे तो C6H12O6 है। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, यानी C1H2O1। ठीक है, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे बोलते हैं, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों सेम होंगे। ठीक है, अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो इसकी वेपर डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है, तो यहां पे अपन बात कर ले वेपर डेंसिटी की। वेपर डेंसिटी भी इनकी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर वेट बटा 2, तो इनका मोलिकुलर वेट सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी तो मोलिकुलर वेट भी सेम होगा। ये हो गए इसके थ्योरेटिकल पॉइंट की। आइसोमर की जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने बोला कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो अपन ने निकाली है, सारी चीज में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बता चुका पहले भी, अभी एक बार रिकॉल करवा देता हूं। DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या होगी? इसकी सेम होगी आइसोमर की। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फर्स्ट लेक्चर था ना, सेकंड लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको DU बहुत डिटेल में। एक बार फॉर्मूला बता देता हूं DU का क्या होता है। DU का फॉर्मूला होता है 2 × 2C, मतलब जितने कार्बन है उसको 2 से गुणा करो, 2C + 2 प्लस नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को घटाना है, इसमें से हेलोजन को घटाना है और बटा 2 कर देना है। ठीक है, ये हो गया। जैसे C4H10 के लिए निकालो आप DU, कैसे निकालोगे C4H10 की DU? 2 कार्बन कितने हैं? 4 + 2 प्लस नाइट्रोजन नहीं है, 0, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 - 10, कोई हेलोजन है क्या? नहीं है, बटा 2। तो 2 × 4 8 और +2 10 हो गए, 10 - 10 0, तो ये इसकी DU आ गई 0। यानी DU 0 आने का मतलब क्या है कि इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना कोई रिंग है, यानी कंपाउंड है ये, इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। DU में एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जो है डबल बॉन्ड उसके लिए DU कितनी होती है? 1 DU होती है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU कितनी होती है? 2 होती है। और कोई भी रिंग आ जाए, रिंग के लिए DU होती है 1। ये चीज भी मैंने बता चुका आपको। ठीक है, रिवाइज ही करवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि DU वगैरह सेम होती है। आप DU चेक कर लोगे, अगर किसी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम दे रखा है
ठीक है। अगर आपको पूछा है कि डीयू के बेसिस पे बताओ, डीयू सेम हो गई तो वो हो गया आपका आइसोमर। इतनी बात क्लियर। ये चीज यानी जितने पाई बॉन्ड हो रहे हैं ना, यानी एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड तो एक डीयू, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड तो दो डीयू, रिंग है रिंग की एक होती है डीयू, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो अपन ने बोला कि आइसोमर वो होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है सर, पर उनके कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। कैसे सर, क्या ये कंपाउंड कैसे डिफरेंट होंगे? देखो मेरी बात सुनो। जैसे अपन कंपाउंड ले लें C2H6O, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O। इतनी बात क्लियर। अब आइसोमर क्या होते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला और डिफरेंट कंपाउंड हो गए। जैसे इसका बनाना चाहें अपन तो यहां पे CH3OCH3 एक कंपाउंड, इसका एक आइसोमर ये बन गया। दूसरा अगर अपन बनाना चाहें CH3CH2OH। अब ये बताओ दोनों कंपाउंड डिफरेंट है ना? दोनों कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है, सही बात है। देखो ये C2H6O मोलिकुलर फॉर्मूला, इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन, ठीक है। 2 कार्बन वाला, यानी इस मोलिकुलर फॉर्मूला के आपने 2 ये कंपाउंड बना लिए। कंपाउंड डिफरेंट है, मैंने बोला कि 2 और मोर देन 2 डिफरेंट कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है दोनों, ठीक है। और इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मोलिकुलर फॉर्मूला ये सेम है। कंपाउंड डिफरेंट कैसे है? ये क्या है? ये तो ईथर है और ये है एल्कोहल, तो ये क्या हो गए? आइसोमर हो गए। दोनों क्या हो गए? आइसोमर एक दूसरे के। और आगे देखेंगे ईथर और एल्कोहल आ गया तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। वो सारी चीजें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइसोमर का मतलब आपको पता चला। बेसिक क्या है? बेसिक यह है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कंपाउंड डिफरेंट हो तो वो आइसोमर होते हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब इनकी बात करें मोलिकुलर वेट की, वेपर डेंसिटी की, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सभी सेम रहती है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो टाइप्स कितने दे रखे हैं उसके बारे में देखो। एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म जो ये चैप्टर है ना, ये ऐसे चैप्टर के रूप में नहीं दे रखा है। वहां पे देखो हाइड्रोकार्बन में भी आइसोमेरिज्म के टॉपिक मिलेंगे आपको, ठीक है। हर जगह जीओसी में भी दे रखा है, तो हर जगह इसके कुछ पॉइंट्स बना के दे रखे हैं। तो अपन इसको एक चैप्टर के रूप में अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो आइसोमेरिज्म का टाइप्स देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म, जो आइसोमेरिज्म होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो अगर आपने डिफरेंट कंपाउंड बोला था ना, अब कंपाउंड को डिफरेंट कैसे करना है? या तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर चेंज कर दो, भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आईपीएसी नेम चेंज हो गया ना उसका, या स्ट्रक्चर सेम रख के आप उसकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है, यानी ये अगर स्पेस में अरेंजमेंट ऐसे है तो आप स्पेस में अरेंजमेंट उसकी अलग कर दो, तब वो कंपाउंड में आइसोमर हो जाएगा। या तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दो, या स्पेस में, जैसे स्पेस 3D में उसकी अरेंजमेंट ही चेंज कर दो। मान लो ये कंपाउंड है, ऐसे लगा, ऐसे कंपाउंड है आपके पास ऐसा। 3D में अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो मान लो 3D में ये लो, इसकी अरेंजमेंट ही ऐसे कर दी, यानी अरेंजमेंट ही चेंज कर दी आपने 3D में, तो या तो ये कर सकते हो, या आप उसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दो तो भी वो आइसोमर होंगे। तो अपन बात करें इस बेसिस पे। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में अपन ने बांटा। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होती है? स्टीरियो। ओके, इतनी बात क्लियर। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको समझते हैं। ये है क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नेम को देखो, इसका नाम क्या बोल रहा है? इसका नाम बोलता है भाई कि स्ट्रक्चरल है, यानी इसकी स्ट्रक्चर में चेंज है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। कम आइसोमर वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएंगे। तो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर इसमें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, पहली बात। दूसरी बात अपन करें तो आईपीएसी नेम, आईयूपीएसी जो नेम होता है वो भी इनका डिफरेंट होता है। भाई स्ट्रक्चर चेंज हो गई किसी चीज की, यानी क्लोरीन 1 पे लगा था, क्लोरीन 2 पे लग गया, 3 पे लग गया, तो स्ट्रक्चर चेंज हो गई। स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो भाई आईपीएसी नेम तो चेंज होगा ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर वो होंगे जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी और उनका आईपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो कौन कौन से हैं सर, उनकी भी बात करते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ेंगे पहले चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं यहां पे पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो चेन आइसोमर है यानी कार्बन की जो मेन चेन होगी वो चेंज हो जाएगी, नाम से ये सारे आइसोमर आपको याद हो जाएंगे। चेन आइसोमेरिज्म में चेन चेंज हो जाएगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप है आपके पास या सब्सटेंट चेन है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो पोजीशन आइसोमर हो गया, ठीक है। वो सारे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, एक बार आइडिया दे रहा हूं। तीसरा अपन पढ़ेंगे यहां पे चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कर लो इसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिंग चेन में क्या होगा, एक तो होगी आपके पास साइक्लिक रिंग, एक ओपन चेन होगी, ठीक है, यानी इसकी डीयू सेम रहनी चाहिए भाई, डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहनी चाहिए। आप रिंग चेन निकालोगे ना, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर आप डीयू चेक कर लो रिंग की, ठीक है, और ओपन चेन की, अगर डीयू सेम आ गई ना तो आप उसको रिंग चेन बोल देना, खत्म बात इतने में, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाए तब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। पांचवा अपन पढ़ने वाले है यहाँ पे मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसमें होगी, मेटामेरिज्म होगी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों ओर कार्बन की चेन लग जाए, यानी ये कोई रेड वाला है, ये रेड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ये, तो इसके इधर भी कार्बन की चेन लगेगी और इधर भी कार्बन की चेन लगेगी, यानी ये रेड है ना, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर अपन बात करें मोनोवैलेंट की, तो ये मान लो ग्रीन वाला मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जिसका ये ग्रीन पार्ट ही चेन जुड़ेगी, ग्रीन पार्ट से ही चेन जुड़ सकती है, यहां से चेन नहीं जुड़ सकती है, तो ये ऐसे हो गया। ये जो ग्रीन वाला है, यहां पे बात करें इस ग्रीन की, तो ये ग्रीन है ना, ये क्या हो गया मोनोवैलेंट। और ये रेड वाला मार्कर, ऐसा मार्कर जिसके इधर भी कार्बन की चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है, तो ये पॉलीवैलेंट हो गया। सारी डिटेल पढ़ाने वाला हूं इसमें भी अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 नंबर पे टोटोमेरिज्म, टेटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, वो सारी डिटेल इसकी तो भाई एक एक डिटेल, एक एक पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, कीटोइनोल वाला सब चीजें, सारी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये पार्ट आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं थोड़ा स्टीरियो का बेसिक देखते हैं, ठीक है, वो भी अपन आज शुरू करने वाले स्ट्रक्चर। स्टीरियो देखो, स्टीरियो का क्लासिफिकेशन देखते हैं। जनरली होती क्या है यार स्टीरियो आइसोमर मेरिज्म, होती क्या है ये बताओ। स्टीरियो आइसोमर किसे बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर वो होते हैं जिनका देखो स्ट्रक्चर भी सेम होगा। इसमें स्टीरियो आइसोमर में लिखो आप, स्ट्रक्चर सेम है, बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर सेम है, आईपीएसी नेम भी सेम है, चेंज क्या है भाई, इसमें चेंज होगा, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनकी 3D में अरेंजमेंट, 3D में ओरिएंटेशन उनका चेंज हो जाएगा। तो जो एटम्स है, एटम्स का 3D में अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, तो उसे आप बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर डिफरेंट थी तो आईपीएसी नेम भी डिफरेंट हो गया था। स्टीरियो में क्या हुआ कि जो एटम है वो 3D में किस प्रकार, किस रूप से वो अरेंज है, उस बेसिस पे आप इसका देखते हैं कि अगर एटम्स 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अपन क्लासिफाई कर लेते हैं, तो दो टाइप से
अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो स्टीरियो आइसोमर पढ़ेंगे, कन्फर्मर, कन्फर्मर आइसोमर के रूप में, कन्फर्मर आइसोमर के रूप में। दूसरा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, 3D में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, ठीक है, तो दूसरी होती है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, कॉन्फ़िगरेशनल में एक आएगी आपके पास जियोमेट्रिकल और एक होगी ऑप्टिकल। एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे आप बोलेंगे जीआई, ये पढ़ने वाले हैं, पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी होगी ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओआई बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये चीज हो गया इसका क्लासिफिकेशन। देखो एक बात बताऊं, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को दो टाइप में बांटा है, एक तो स्ट्रक्चर चेंज हो या आईपीसी नेम चेंज हो तो उसे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अगर उसका 3D स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो जाता है मॉलिक्यूल्स का तो उसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इतनी बात क्लियर। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटा, एक तो कन्फर्मर, जो एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनके अपन कन्फर्मर पढ़ने वाले हैं, वो सारी डिटेल वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, जैसे जीआई और ओआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, ओआई और जीआई इंपोर्टेंट है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये चीजों से तो क्वेश्चन हॉट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि सर ये देखो एग्जांपल से तो बताओ इसको। तो यहां पे अपन बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो करने की। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया अपन ने, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। अब अपन बात करते हैं इस ब्रोमीन का चेंज यहां पर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन का चेंज यहां पर कर देते हैं, तब क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर होगा हाइड्रोजन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे अपन हाइड्रोजन लगा देते हैं। मान लो एक बार ये कर दिया, एक कंपाउंड इसी का अपन ने डिफरेंट तरीके से ऐसे बना दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये कंपाउंड बन गए। अब आपने को देखना है कि इसमें कौन सा स्टीरियो है, कौन सा स्ट्रक्चर है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये बताओ ए और बी को देखते हैं अपन, इसको और इसको, क्या इनमें कोई स्ट्रक्चर में चेंज है? स्ट्रक्चर में चेंज है। मैं बताऊं, इस कार्बन को देखो, आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे दो ब्रोमीन लगे हुए हैं और यहां पे इस कार्बन पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है ओनली, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे है। तो यानी ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इनकी स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, तो ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहां पे लिख देता हूं, ए और बी क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। ए और बी ये वाले। अगर ए और सी की बात करें तो वही सी पे एक ब्रोमीन है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक ब्रोमीन है, और यहां पे तो एक कार्बन पे दो ब्रोमीन है, यानी इसमें ए और सी भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ए और सी भी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। पर मेरे को ये बताओ, अगर मैं बात करूं बी और सी की, इन दोनों कंपाउंड्स की, बी और सी की, तो बी और सी में एक कार्बन पे एक ब्रोमीन, एक कार्बन पे एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन, ठीक है। स्ट्रक्चर तो इनकी सेम है, पर इनमें क्या है, इसकी 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि एक बार देखो ब्रोमीन, एक बार ब्रोमीन ऊपर है, यहां पे देखो दोनों ब्रोमीन ऊपर है ऐसे, दोनों ब्रोमीन ऐसे हैं, और एक बार में दूसरे में क्या हो रहा है, इसमें बी वाले में ये एक ब्रोमीन ऐसे है और एक ब्रोमीन ऐसे है, ठीक है, समझ गए। यानी स्ट्रक्चर एक बार ऐसे हो गई और एक बार ऐसे है, दूसरी बार में ऐसे हो गई, एक बार ऐसे है। बी वाला कैसे है, बी वाले में देखो एक तो इधर और एक इधर ऐसे है, ठीक है, 180 डिग्री। और सी वाला कैसे है, ऐसे है, ठीक है, एक सिस और एक ट्रांस बन जाता है, वो चीज भी बताऊंगा सिस और ट्रांस की। तो बी और सी को अपन क्या बोल सकते हैं, बी एंड सी, यहां पे लिख देता हूं बी एंड सी, बी और सी है स्टीरियो आइसोमर। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ।